हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी लूप ऑप्टिमाइजेशन। आज हम देखेंगे कि लूप को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लूप को ऑप्टिमाइजेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक रूल है 90-10 रूल। 90-10 रूल ये कहता है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है टोटल, उसका 90% टाइम हमारा लूप में ही यूटिलाइज होता है। सिंस 90% ऑफ टाइम इज यूटिलाइज्ड इन लूप, so loops are the best choices for optimization. That's why loops are optimized. तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में हमें देखना है कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज़ द कोड मोशन, सेकंड वन इज़ द इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन इन स्ट्रेंथ. These are the three techniques used in loop optimization. Let's see one by one. First of all, we look for the code optimization. So, code motion or code movement. Now, in code motion, what we have to find out, हमें वो देखना है कि लूप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो जिनकी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि उनको हम कैलकुलेट करें लूप के अंदर, तो एवरी टाइम व्हेन वी एंटर द लूप देयर रिजल्ट रिमेन्स द सेम। यानी लूप वो स्टेटमेंट्स या वो एक्सप्रेशंस जो लूप का हिस्सा हैं, और एवरी टाइम जब हम लूप में एंटर करते हैं उन स्टेटमेंट्स का जो रिजल्ट है वो अनअफेक्टेड रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट दीज स्टेटमेंट्स आउटसाइड द लूप, ओके, सो दैट दे कैनॉट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम व्हेन वी एंटर द लूप. So this is what the concept of code motion. The code motion consists of statements which can be moved outside the body of a loop without affecting the semantics of program. तो कोड मोशन क्या है? ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लूप के बाहर यानी लूप से पहले प्लेस कर सकते हैं, और ऐसा करने से जो लूप का सिमेंटिक्स है, मतलब जो लूप की मीनिंग है, जिस पर्पज़ से लूप लिखा गया है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये वाइल लूप है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आई लेस देन इक्वल टू लिमिट -2 है। लिमिट इज ए कांस्टेंट, लिमिट -2। और इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो स्टेटमेंट्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि स्टेटमेंट्स डज नॉट चेंज लिमिट, यानी जो ये वेरिएबल लिमिट है इसकी वैल्यू लूप के अंदर चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स लिमिट -2 is a constant value. Every time we compute limit -2 it remains same. तो हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनवेरिएंट स्टेटमेंट है, इसका लूप के पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लूप के बाहर लिखेंगे। दिस इज लाइक दैट। हमने क्या किया, लिमिट -2 को लूप के बाहर लिखा और उसकी वैल्यू को हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल टी में स्टोर कर दिया, और कंडीशन क्या चेंज कर दी, आई लेस देन इक्वल टू टी, यानी लिमिट -2 की जगह हमने क्या लिख दिया, टी। अब होगा क्या, इन दोनों ही लूप्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें हम जब भी इस लूप में जब भी हम एंटर करेंगे हमें लिमिट -2 कंप्यूट करना पड़ेगा, जबकि हम जानते हैं लिमिट -2 की वैल्यू हर बार सेम आनी है। और यहाँ पे क्या है कि लिमिट -2 ये जो हम एक बार कंप्यूट कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को यहाँ पे सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन दैट केस लिमिट -2 इज कंप्यूटेड ओनली वंस, एक बार कंप्यूट होगा और उसके बाद इसकी वैल्यू को हर बार हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर इस केस में क्या है, लिमिट -2 इज कंप्यूटेड एवरी टाइम एंड दैट विल वेस्ट द एग्जीक्यूशन टाइम। तो इस दैट केस इफ वी राइट दिस लूप इन दिस फॉर्म, दिस कोड विल रन फास्टर देन दिस वन। तो कोड मोशन ये कहता है कि हमें वो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका कंप्यूटेशन पे लूप का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि जब भी हम लूप में एंटर करते हैं उनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उन स्टेटमेंट्स को हम लूप के बाहर लिख सकते हैं ताकि वो सिर्फ एक बार ही कैलकुलेट हों, ना कि हर बार जब हम लूप के अंदर एंटर करें। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कोड मोशन। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ये फॉर लूप है और इस लूप के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं x इक्वल टू a बाई 100 और y इक्वल टू y प्लस आई। इसमें हम देखेंगे अगर लूप के अंदर हम एंटर करेंगे तो y की वैल्यू एवरी टाइम विल चेंज बिकॉज द वैल्यू ऑफ i इज चेंजिंग। ओके, फर्स्ट टाइम लूप में आएंगे तो i 1 होगा, नेक्स्ट टाइम लूप में आएंगे तो i की वैल्यू 2 होगी,
तो अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, लूप इन्वेरिएंट नहीं है। मगर इस स्टेटमेंट को देखें, x इक्वल टू ए बाई 100, तो इसके अंदर जब हम इंटर करते हैं तो ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 100 कांस्टेंट है। इसका मतलब ए बाई 100 का रिजल्ट है वो भी एक फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू x में असाइन कर रहे हैं। तो एवरी टाइम वी आर एंटरिंग द लूप वी आर कैलकुलेटिंग ए बाई 100 और स्टोरिंग द रिजल्ट इन x, एंड एवरी टाइम वी गेट द सेम रिजल्ट। ए बाई 100 करेंगे तो हर बार हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और x की वैल्यू भी सेम आएगी। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस मल्टीप्लिकेशन एवरी टाइम, we need to calculate this only once, and what we have to do, we have to put this instruction out of the for loop like that one, कि जो a मल्टीप्लाइड बाई 100 है इसको हम लूप के बाहर ले गए और उसको स्टोर किया है एक टेम्परेरी वेरिएबल t में, और यहाँ पे a बाई 100 जो t है उसको x को असाइन किया है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि a बाई 100 सिर्फ एक बार कैलकुलेट होगा और उसका रिजल्ट जो है t में वो सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है। तो इस केस में हम a बाई 100 हर बार कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार कंप्यूट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेक्स मोर टाइम देन असाइनमेंट। तो हमने क्या किया है कि इस मल्टीप्लिकेशन को, ये इंस्ट्रक्शन जो था, ये जो इसका स्टेटमेंट है, इसका रिजल्ट सिंस इट इज़ कांस्टेंट वी पुट दिस आउटसाइड द लूप। दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड मोशन, जिसमें कि हम वो इंस्ट्रक्शंस जिनकी वैल्यू रिमेन सेम रहती है एवरी टाइम वी एंटर द लूप, वी हैव टू पुट दीज इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ द लूप। ओके, so this is what the code motion is there. Now the next is the induction variable elimination. Now what is the induction variable? An induction variable is one that gets increased or decreased by a fixed amount on every iteration or is a linear function of another induction variable. तो इंडक्शन वेरिएबल क्या है कि एवरी टाइम जब हम लूप के अंदर आते हैं तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है बाय फिक्स्ड अमाउंट, या वो वेरिएबल किसी दूसरे इंडक्शन वेरिएबल का लीनियर फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कि हम इस वेरिएबल को लिखें, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि x और y इंडक्शन वेरिएबल है तो x जो है वो y पर लीनियरली डिपेंडेंट है। एवरी टाइम x की वैल्यू क्या होगी, y से 2 ज़्यादा होगी। दिस इज व्हाट इंडक्शन वेरिएबल इज ए लीनियर ऑफ अनदर इंडक्शन वेरिएबल। ओके, तो हमें वो हमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि लूप के अंदर हमें इंडक्शन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं और एक को छोड़ के बाकी को रिमूव करना है, यानी बाकी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखें जो फॉर लूप लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें आई इंडक्शन वेरिएबल है। क्यों? पहले आई की वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट टाइम लूप में आएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। यानी एवरी टाइम आई की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज बाई 1। हिंस आई इज इंडक्शन वेरिएबल। जे क्या है, आई पे लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। आई की वैल्यू जो भी होगी जे की वैल्यू 5 टाइम्स होगी, तो जे भी इंडक्शन वेरिएबल है। यानी आई एंड जे आर इंडक्शन वेरिएबल्स एंड जे इज ए लीनियर ऑफ आई। ओके, तो इंस्टेड ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन वेरिएबल्स। ओके, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज कि वी हैव टू एलिमिनेट द इंडक्शन वेरिएबल्स कीपिंग ओनली वन इंडक्शन वेरिएबल। तो जितने भी इंडक्शन वेरिएबल्स हैं उनमें से एक को रख के हमें बाकी को एलिमिनेट करना है। एज एग्जाम्पल हम देखें, ये एक 3 एड्रेस कोड है और ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो आई है, इनिशियली आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इंक्रीमेंट हो रहा है बाई 1, यानी आई में हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई में चूँकि कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई क्या है, इंडक्शन वेरिएबल है। ओके, अगर हम टी को देखें, T7, तो जब आई 1 था तो T7 4 था। ओके, और जब आई, और हम क्या कर रहे हैं, जब भी आई में 1 ऐड कर रहे हैं तो T7 में 4 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि whenever we add 1 to i we have to add 4 to T7। इट मीन्स T7 भी एक इंडक्शन वेरिएबल है क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, आई भी इंडक्शन वेरिएबल है, और इन दोनों में एक रिलेशनशिप है कि आई में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो T7 में 4 इंक्रीमेंट करते हैं।
तो बेटर क्या है कि आई और T7 में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है और एक को रखना है, ठीक है। व्हाट वी हैव डिड, हमने आई को यहाँ से रिमूव किया कोड से, कीपिंग T7 एंड द कोड इज चेंजेस लाइक दैट वन। आई जहाँ पे 1 था, आई इक्वल टू 1, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 था, उसको हमने एलिमिनेट किया है और हमने क्या किया, T7 दिया हुआ है। ओके, तो हम करेंगे कहाँ, जहाँ जहाँ आई यूज हो रहा है वहाँ वहाँ हम T7 को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें आई और T7 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, तो हम क्या, आई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसको रिमूव किया, ठीक है, इसको रिमूव किया। आई का यहाँ पे यूज हो रहा है आई ग्रेटर देन 100। अब इस जगह पे हम अगर T को रखेंगे तो व्हाट द वैल्यू शुड बी, तो T7 जो होगा, T7 हमने देखा था आई और में अगर एक इंक्रीमेंट करते हैं तो T7 उसका 4 टाइम्स है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू हमने क्या किया है, 400 कर दिया। ओके, तो दिस इज व्हाट T2 इज T7 ग्रेटर देन 400 हो गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिड। एक लूप है, गो टू N1, N1 पे आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, चलते रहते हैं, फिर गो टू है, यहाँ आते हैं, ये लूप चल रहा है। तो इन दैट लूप व्हाट वी हैव डिड, वी एलिमिनेट आई एंड kept T7 and use T7 in place of I. Okay, so this is what the example of induction variables elimination. We have to identify the induction variables and we have to keep only one induction variable and eliminate all other induction variables. Okay, now the last one is the reduction in strength. Okay, तो ये क्या है, there are expressions that consume more CPU cycles, time and memory. These expressions should be replaced with cheaper expressions without compromising the output of expression. Okay, तो होता क्या है, कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा CPU साइकिल्स कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं या उनको ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन स्टेटमेंट की जगह पे हम उन इन स्टेटमेंट्स को उन स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं जो क्या करते हो, लेस CPU साइकिल यूज़ करते हो, लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए या लेस मेमोरी यूटिलाइज करें। तो ये कैसे हो सकता है, ऐसा हम जानते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर हम इस केस को देखें यहाँ पे, इस सिनेरियो को, तो वाई आई की वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं C/I है। ओके, तो C/I है, यानी कि अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब आई की वैल्यू 0 थी तो C इंटू आई क्या होगा, 0 होगा। जब आई 1 होगा तो C इंटू 1, C क्या है 7, तो दिस वैल्यू बिकम्स 7। जब आई 2 होगा दिस बिकम्स 14, फिर इज बिकम 21 एंड 28, यानी एवरी टाइम वी एंटर द लूप दिस वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाई 7 बिकॉज C हैज 7 वैल्यू। व्हाट वी कैन डू कि we can implement replace this multiplication with an addition. And how we can achieve this, we have taken a variable k is equal to 0 and instead of C into I what we have to do, k plus C. So what is the value of k when it is I 0, so it is 0 assigned is there and k is equal to C. Next time this becomes k प्लस C, यानी 0 प्लस C दैट इज 7। नेक्स्ट टाइम k में क्या था, 7 था और C की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 7 दैट इज़ 14। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो k में 14 था, 14 प्लस 7 इट इज़ 21, यानी कि जो रिजल्ट यहाँ आ रहा है वही रिजल्ट हम k में अचीव कर रहे हैं। एवरी टाइम वी आर इंक्रीमेंटिंग दिस द वैल्यू ऑफ k बाई 7। ओके, एंड दैट वैल्यू असाइन टू k. So instead, so what is achieved here? Instead of multiplication, we achieve the same result using addition, and we know that addition takes less time to execute than multiplication. So what is the objective of reduction in strength? We have to identify the instructions that takes more time, and we have to replace those instructions by the instructions that take less time. Hence, we can execute
our code faster, and this is the reduction in strength. Okay, hope you will be able to understand. Please like, share and subscribe. Thank you.